तालाबों व नजूल की ज़मीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का एक अभियान चलाया गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये अभियान कई बार चलाए गए लेकिन वो फिसड्डी ही साबित हुए। इस बार जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर जो ये अभियान चल रहा है, इसमें 47 दुकानों को नोटिस जारी की गई और ये बताया गया कि ये दुकानें नाले की ज़मीन पर बनी हुई है, जिन पर पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोज़र चलाकर और वो निर्माणों को ध्वस्त किया गया। काफ़ी हद तक मकान और दुकान ये ज़मींदोज़ हो चुके हैं। वहीं नगर में आगे बढ़ने पर भी कहीं न कहीं ये जो जाम की समस्या बनी हुई थी, उस जाम की समस्या से निपटने को लेकर भी जो इस तरह से अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन कमर कसे हुए है और वो कार्रवाई लगातार 3 दिनों से जारी है। जिला प्रशासन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान में कहीं बाधक बन रहे हैं, उन लोगों को चेतावनी दिया है। चेतावनी देते हुए आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई बाधक बनता है इस कार्रवाई में तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि लोग स्वेच्छा से अपना अवैध अतिक्रमण हटा लेते हैं तो उनसे कोई अर्थदंड नहीं वसूला जाएगा। अगर प्रशासन उसे जो है हटाता है तो उनसे अर्थदंड की भी वसूली की जाएगी। कुल मिलाकर देखना ये है कि जाम से इस नगर को राहत कब मिलती है। वहीं बरसात के मौसम में तालाब और नालों पर जो अतिक्रमण है, इनको लेकर जो नगर तालाब में स्वयं तब्दील हो जाता है, मोहल्ले मोहल्ले में पानी भर जाता है, इसको लेकर अगर इस तरह से कार्रवाई होती है, नाले खुल जाते हैं, तालाबों में पानी जाना शुरू हो जाएगा तो शायद नगरवासियों को काफ़ी आराम मिलेगा। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। धाम मंडल बांदा के डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा ने देर शाम तबादला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। हालांकि इस तबादला एक्सप्रेस की चपेट में 38 इंस्पेक्टर अपने कार्य क्षेत्रों में इनमें बदलाव किया गया है। वजह बिल्कुल साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस विभाग उन सभी इंस्पेक्टरों को उनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया है कि जो 3 साल से ज़्यादा समय तक रह चुके हैं, उन्हें एक जनपद से दूसरे जनपद भेजा गया है। बांदा में 17 निरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है, तो वहीं 7 निरीक्षक बांदा में अपनी आमद कराई है। हालांकि महोबा में तैनात शशि कुमार पांडे को चित्रकूट भेजा गया है, तो वहीं हमीरपुर में तैनात दुर्विजय सिंह को महोबा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं बनारस से 3 इंस्पेक्टर बांदा में आमद कराए हैं, तो वहीं 4 इंस्पेक्टर गाजीपुर मेरठ से आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा की ये एक बड़ी तबादला एक्सप्रेस ट्रेन चली है। हालांकि ये तबादला एक्सप्रेस शासन स्तर पर चलाई जा रही है, लेकिन उसका अनुमोदन डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा ने देर शाम किया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़ बांदा। हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली क्षेत्र आने वाले केवटरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गिला कला के चलते युवक ने देर रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। जब सुबह परिजन उठे और दरवाजा कमरे का खटखटाया तो युवक ने नहीं खोला, जिसके बाद जंगले से देखा तो युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। तो वहीं युवक को फांसी के फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें, 1 साल पहले युवक की शादी हुई थी। युवक मजदूरी करता था मुंबई पर, वहीं हमीरपुर में केवटरा में अपनी बुआ के घर रह रहा था। बुआ ने ही उसकी 1 साल पहले शादी कराई थी। शराब का लती होने के कारण उसकी पत्नी से उसका आए दिन विवाद होता रहता था, जिसके चलते गृह कला बनी रहती थी। देर रात भी शराब के लेकर विवाद हुआ। पत्नी ने शराब पीने से मना किया, लेकिन युवक जो जगभान था वो माना नहीं। इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहा। फिर गुस्सा होकर जगभान था वो अपने कमरे में चला गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर जगभान के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं जगभान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। कानपुर में बीते दिनों से लगातार आयकर की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। अगर बात की जाए बिल्डर उद्योगपति या
सर्राफा कारोबारियों की, तो लगातार आयकर की टीम इन लोगों पर छापेमारी कर रही है जिनके पास अवैध धन और फर्जी बिल दस्तावेज की सूचना प्राप्त हो रही है। इसी में आज मयूर ग्रुप ने आज आयकर की टीम ने छापे मारी। लगभग आज मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें कानपुर में 20 और मध्य प्रदेश में 15 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमारी की। आपको बताते थे कि आयकर के लगभग 150 अफसर आज कानपुर में मयूर ग्रुप में छापेमारी की, जिसमें मयूर के जो आवास है और इसके बाद कार्यालय और फैक्ट्रियों पर लगातार आयकर के अफसर बने हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। बिल और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में उद्योगपति और बिल्डरों के बीच में अभी भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसको देखते हुए मयूर इंडस्ट्री के जो कारोबारी हैं, जो वर्कर हैं वहाँ के, उन पर भी आयकर की टीम नज़र रखे हुए लगातार उनके भी पूछताछ की जा रही है। जो मयूर के तेल और फ्रूट प्रोडक्ट है उनमें भी लगातार जांच की जा रही है, जिसके बाद में आयकर की टीम क्या निष्कर्ष निकालती है ये तो बात की बात होगी। लेकिन अभी भी आयकर की टीम लगभग 5 से 6 घंटे होने को आ गए, लेकिन आयकर की टीम अभी भी मयूर ग्रुप के अंदर है और लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़ कानपुर। सूबे के मुख्यमंत्री कल एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत में आ रहे हैं और जानकारी लेंगे हम पीलीभीत में डीएफओ साहब से कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मुस्तफाबाद में जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें तैयारियों को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर और क्या क्या प्रोग्राम उसमें होंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है प्राइम न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं सर? कल भ्रमण है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या क्या प्रोग्राम है और क्या तैयारियां हैं सर आपकी तरफ से? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे हैं। कल हमारा वन्य जीव प्राणी सप्ताह का जो स्टेट लेवल का क्लोजिंग सेरेमनी है वो यहाँ पे होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आकर हमें हमारे स्टाफ का, हमारे जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका हौसला अफजाई करेंगे। और यहाँ पर जो वन्य जीवों के लिए कुछ कार्यक्रम हमने जो पिछले दिनों कार्य किए हैं उनके लोगों को कुछ पुरस्कृत भी किया जाएगा। कुछ हमारे जो कार्य किए हैं उनका पुस्तकों का विमोचन होगा। एक हमने यहाँ पे एक फिल्म भी बनाई है, उसका भी विमोचन होगा। इसके अलावा जिले के कुछ कार्यक्रम हैं उसका शिलान्यास, लोकार्पण होगा। हमारे वन विभाग जो कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट कार्य जो कर रहे हैं उनका विमोचन होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आकर यहाँ पे कुछ उद्घोषणा करेंगे, उसकी जो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही वो आपको पब्लिक को बताई जाएगी। कोई जनसभाएं भी इस तरीके से, कोई और प्रोग्राम, शहर का भी प्रोग्राम है क्या? अभी हमारे लिए वन्य जीव और वन प्राणी का जो कार्यक्रम है वो मुस्तफाबाद में बताया गया। उसके अतिरिक्त कार्यक्रम की डिटेल आप जिला प्रशासन से प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस यहाँ 1.5 घंटे का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राप्त हुआ है। हमारे साथ में पीलीभीत से डीएफओ नवीन खंडेलवाल जी थे मौजूद, जिन सारी तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कि तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। मुस्तफाबाद में तैयारियां चल रही हैं, यहीं पर पीछे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में उनका विश्राम भी होगा, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। भाई, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिले से तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी सिटिंग प्लान को लेकर और आने का प्लान स्वागत के लिए लेकर तमाम तैयारियाँ यहाँ पर मुस्तफाबाद में चल रही हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। सवार बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गनपी नहर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब काम से लौट रहे 2 लोगों को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से दोनों युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि गदागंज थाना क्षेत्र के बासी रहाय गाँव के रहने वाले जसवंत सिंह अपने साथी सुनील कुमार सैनी के साथ काम से वापस लौट रहा था। जैसे ही वो जमुनापुर चौराहे के नज़दीक गनपी नहर के पास पहुंचा तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में जसवंत सिंह और सैनी दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर
विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली एसपी आलोक प्रियदर्शी लगातार अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर के थानेदारों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरह की घटनाएं रायबरेली पुलिस पर एक सवाल खड़ा कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही कांग्रेस पार्टी भी अब फील्ड में उतर चुकी है। मैदान में उतरने के लिए उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन खास वर्ग अगर उनके नज़र में है तो दलित वर्ग है। दलित वोटों का जनाधार बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है। दलित गौरव संवाद अभियान के द्वारा दलित लोगों से इंटरैक्ट करेगी कांग्रेस पार्टी। इनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी को हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर एक चौपाल लगाने के लिए कहा गया है। इस चौपाल के माध्यम से 500 लोगों का फॉर्म भरवाया जाएगा दलित लोगों का, और तकरीबन 250 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठे किए जाएंगे। दलित वोट बैंक अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में है और इसी अच्छा खासा वोट बैंक को हासिल करने के लिए सारी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी इस अभियान एक चला रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भी अछूती नहीं है दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। लेकिन कांग्रेस का ये अभियान कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में रात्रि के 10 बजे चौपाल लगाया जाएगा और हर वर्ग के लोगों को वहां इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन खास दलित वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर एकत्रित किए जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षक और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी इस अभियान से जोड़े जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान के बाद से कांग्रेस पार्टी में क्या असर पड़ता है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर जो हर बार नतीजा आता है कांग्रेस पार्टी का, वो इस बार भी वही नतीजा होता है। फिलहाल इस अभियान को 9 अक्टूबर यानी कि कांसीराम के जयंती के दिन से लेकर 26 नवंबर तक चलाया जाएगा। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़। कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष भी कहीं से कम नहीं है, विपक्ष भी अपना लगातार रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक चल रहा है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में इस बैठक को संबोधित इस वक्त कर रहे हैं और वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों वाराणसी में इस बैठक को भूपेंद्र चौधरी ने किया है। वहीं अगर बात की जाए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के बारे में, तो धर्मपाल सिंह यानी कि सीएम सिटी गोरखपुर में इस वक्त मौजूद है और वहां पे क्षेत्रीय बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्रीय बैठक का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 80 की 80 सीटों पे किस तरह से भाजपा अपनी जीत हासिल कर सके, खास करके महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन को कैसे भाजपा साधे, उसको साधने का पूरा प्रयास भाजपा कर रही है। वही 80 की 80 सीट का जो जीतने का जो लक्ष्य भाजपा ने रखा है उसमें कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि भाजपा को सभी वर्गों का वोट चाहिए। यदि सभी वर्गों का वोट भाजपा के खाते में पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा 80 की 80 सीटों पे जीत हासिल कर सकती है, ये संभव हो सकता है। वहीं इस बीच अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव को लेकर, तो जिस तरह से भाजपा ने घोसी उपचुनाव में हार का सामना भाजपा को करना पड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा जोर का झटका भाजपा को लगा, क्योंकि भाजपा घोसी उपचुनाव में अपने स्टार प्रचारकों के में बहुत सारे मंत्रियों को उतारा था, वहीं विधायकों को भी उतारा था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो उसको लेकर भाजपा 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसको लेकर ओवरऑल पूरी जो रणनीति है पूरी तैयार करिए। लगातार अभियान, लगातार कार्यक्रम भाजपा का उत्तर प्रदेश में जारी है 80 की 80 सीट जीतने के लिए। अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा इस बार जारी रहने वाला। आपको बता दें 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक उनका दौरा जारी रहने वाला, जिसको लेकर प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट जारी कर दी। आपको बता दें 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड यानी कि
अपनी जन्मभूमि पे मौजूद रहने वाले हैं। वहाँ पर अगर बात कही जाए तो वहाँ पे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भाजपा के बड़े चेहरे तो शामिल रहेंगे ही रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने की उनकी भी गुंजाइश नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर पूरे भारत में लगातार अभियान और बैठक जारी है कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार है। उसको लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता, भाजपा के सभी मंत्री लगातार कार्यक्रम और अभियान में जुटे हुए हैं। बैठक भी लगातार दे रहे हैं, दौरे पे भी लगातार रह रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ का भी 7 अक्टूबर को दर्शन कर सकते हैं। वहीं 8 अक्टूबर की अगर बात कही जाए तो बद्रीनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं और 9 अक्टूबर की अगर बात कही जाए तो उन्नाव का उनका दौरा रहने वाला है। तो उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा को लेकर अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दी है और 24 के इलेक्शन को लेकर भाजपा लगातार अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रही है कि कहीं से भी कोई कसर ना हो। अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पूरे सीट जीत हासिल करने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि देवरिया हत्याकांड एक नृशंस हत्याकांड है, इस पे निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गई तो थी लेकिन एक परिवार के पास गए थे, लेकिन अब जम जाएंगे तो दोनों परिवारों के पास जाएंगे। साथ ही उन्होंने जबरदस्त केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हुई है, विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। साथ ही साथ वहां मौजूद पत्रकारों से भी उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आप भी कुछ लिखिएगा और बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि सच लिखना सरकार पसंद नहीं करती, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बीते 2 अक्टूबर की दर्दनाक घटना, जिसमें 6 लोगों की जमीनी विवाद में हत्या के बाद जहां मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और इसके निर्देश के बाद प्रमुख सचिव संजय कुमार और एडीजी लायन डीजी प्रशांत कुमार द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और जिला प्रशासन के साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चलें कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के क्षेत्र का ये जमीनी विवाद में लगभग 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें पूर्व पंचायत अध्यक्ष सदस्य रहे प्रेमचंद्र यादव, जो जमीनी विवाद थी उसके सुलह के लिए सत्यप्रकाश दुबे के घर पे गए हुए थे, जहां पर उनकी हत्या के बाद उसके आक्रोशित भीड़ द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर सत्यप्रकाश की पत्नी और सत्यप्रकाश और 3 बच्चों की मौके पे ही हत्या कर दी गई। जिसके बाद पूरी घटना पूरे आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लिया गया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश किया गया। जिसके बाद जो विवादित भूमि है उसकी परमाइश के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई टीमें गठित कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार पैमाइश कर रही है और जो आरोपी हैं उन पे घरों पे बुलडोजर चलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। वहीं आपको बताया चले कि जो परिवार है दुबे की उसकी भतीजी द्वारा दिए गए तहरीर में 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 के अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर छोट में बनाकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में लगभग 20 आरोपियों को पुलिस पकड़ कर जेल भेजने की कार्रवाई भी पूर्ण कर चुकी है और आगे भी इस बारे में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया है कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और लगातार दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गांव की फतेहपुर की बात करें तो जहां घटना को अंजाम दिया गया था, इस समय पूरी तरह गांव में दहशत का माहौल है और वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए लोगों की अपील की जाती है। घरों घरों तक लोग अपने घर छोड़कर गायब हो चुके हैं। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक और फरमान जारी किया है। इस फरमान में जमीनी विवाद से आ रहे मामलों को 48 घंटे में निपटारा करने के लिए उन्होंने कहा है। ये सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी छोटे उद्यमी, किसी भी छोटे व्यवसायी को
अनावश्यक परेशान न किया जाए। इसके अलावा उनकी भूमि पे किसी तरह का कोई अवैध कब्जा ना करे और जो समाधान दिवस पे जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है या किसी तरह की चूक करता है तो वो जरूर ही नपेगा, यानी कि उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सभी मामलों को जो उत्तर प्रदेश के मुखिया के मातहत हैं वो इस निर्देश का किस तरीके से पालन करते हैं और जो छोटे उद्यमियों को जो अपराधी परेशान करते हैं, जो अवैध तरीके से उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, वो कितना इस आदेश से डरते हैं। जिलों को, कप्तानों को भी निर्देशित किया गया है, किसी भी जो याचिका लेके थाने तक जाता है, पुलिस कप्तान तक जाता है या किसी तरह की कोई शिकायतें लेके जाता है, उसको अपने मामले में कार्रवाई करके ही उसको थाने से वापस करें और किसी भी मामले को लंबा ना खींचे, किसी भी विवाद को ऐसी स्थिति में ना पहुंचाएं जिसका निष्कर्ष ना निकल सके। लखनऊ से प्राइम न्यूज़ के लिए नंदन श्रीवास्तव। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले को लेकर मृतक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। आखिरकार जो आकांक्षा दुबे मौत का मामला है, उनकी मां मधु दुबे ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और सबूत को मिटाने को लेकर के भी मधु दुबे ने पूरी तरीके से आशंका जताई। इस याचिका में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की मौत हुई है, मौत के पहले उसकी रेप की आशंका जताई गई है। रेप करने के बाद ही आकांक्षा दुबे की मौत हुई है, जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन थी उसमें जांच में सबूतों को भी मिटाई, उनकी कार्यशैली पर लगातार आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ही ये साफ तौर पे जाहिर हो पाएगा कि आखिरकार आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में जो उनकी मां मधु दुबे ने एक याचिका दाखिल की है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी देती है या जो भी उनके सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर पूरी तरीके से जांच का आदेश मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। में एक विवाहिता की फिर से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गराली में राम प्रताप की 30 वर्षीय पत्नी राधा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने आरोप लगाया है कि उसकी जब मौत हुई थी तो ससुराल वाले उसके शव को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। वहीं पर पहुंचे एक रिश्तेदार ने, जो ससुराल वालों का रिश्तेदार है, फौजी न बताया जा रहा है, उसने वहाँ पर डराया धमकाया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसको पुलिस ने पकड़कर अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जांच में सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि जो उसका पति राम प्रताप है वो आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, उसे प्रताड़ित करता था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने ससुराल वालों पर 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, साथ में जो उसका रिश्तेदार फौजी उस पर भी हत्या का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पुलिस की जांच कंप्लीट होती है और कब क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस का तो यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी हैं, जो ससुरालीजन है, वो मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। देखने वाली बात होगी कि उनकी कब गिरफ्तारी होगी, कब उनके मायके वालों को और जो विवाहिता थी जिसकी मौत हुई उनके परिजनों को न्याय मिलता है। कैमरा पर्सन नितेश दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हरदोई।